हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला में। सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि हाँ, जुडिशरी का हाईएस्ट जो टेंपल है वो कैसे चल रहा है, कौन उसमें जजेस हैं, कैसे वो नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं, और उनकी हमने कई सारी पावर्स देखी, कई सारी उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देखा, उनका एपेलेट जुरिस्डिक्शन देख लिया। अब एक सुप्रीम कोर्ट की जो एक पावर है जिसका कि उल्लेख संविधान में नहीं है, पर खुद जुडिशरी ने इसका जिसे कहते हैं कि इसका इन्वेंशन किया है, वो है जुडिशियल रिव्यू। अब ये पढ़ेंगे, 27 चैप्टर है हमारा। एक्चुअली में इस चैप्टर की अहमियत बहुत ज्यादा है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछे हैं और आप देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस कुछ तरीके से आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन पिछले क्लासेस में भी देखे होंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि लो सर, इसका आंसर तो मैं दिए दे रहा हूं। ये रहा आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इन इट्स स्ट्रक्चर द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये सब बताता है। अब दूसरी स्टेटमेंट है, संविधान प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। देखने से लग रहा है कि हाँ, स्टेटमेंट ये पूछ रहे हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। देखने से लग रहा है कि हाँ, स्टेटमेंट है, सामने है, समझ में आ गई ये क्या है, और हमें आंसर भी देने लग गया क्या है। पर जो आप आंसर सोच रहे हो वो आंसर नहीं है। इसीलिए मैंने दो अच्छे क्वेश्चन रखे हुए थे जिनको हम लास्ट में करेंगे डिस्कस, पर अभी उनकी स्टेटमेंट क्या कहती है आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? न्यायिक समीक्षा, मतलब हिंदी में बोलूं तो न्यायिक पुनरीक्षण, तो पुनरीक्षण, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, समीक्षा कर ले तो किसी चीज की जब हम समीक्षा करते हैं, किसी चीज को जब हम रिव्यू करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमने उसको दोबारा से उसकी समीक्षा करी है, उसका पुनरीक्षण किया है। अब यहां से देखने पे लग रहा है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है। इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट है। अगर किसी को अभी तक आंसर झलक गया हो तो बता देना आंसर, और याद रखना कि आंसर बाद में बदलना मत कमेंट्स में, ठीक है? फिर आंसर अपना वही, आपका आंसर वही रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, कहानी क्यों है। पहली बात तो देखो भाई, कहानी इसलिए है क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से इसको डिवाइस किया है, बनाया है। कहानी क्यों है ये? संविधान ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, कि वो कानून बनाएं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करें। ये सब करती है। अभी तक हम ये देखते हुए आए हैं, अभी तक पार्लियामेंट का रोल हमने देख लिया कि पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है, लेजिस्लेट करती है, लॉज को इनैक्ट करवाती है, ठीक है। इसके अलावा संविधान ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को ही टू मेक अमेंडमेंट्स इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए। पर ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं? क्या ये जो सारे बदलाव करने जा रहे हैं ये लोग, या कोई ये जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कानून बन रहे हैं, ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक हैं कि नहीं? संवैधानिक मतलब हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि ये सही है कि या नहीं, हम ये तय कर रहे हैं क्या ये संविधान के आदर्शों के साथ जुड़े हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये चेक करने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एम्पावर किया है, इट इज जुडिशरी, के ये है न्यायपालिका का काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो ये काम है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर का जिस्ट इसी में है, इसी लाइन में है। पर क्योंकि ये खाली एक लाइन से ही चैप्टर का आंसर नहीं हो जाने वाला, ना हमारे मेंस के क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं, तो आगे पढ़ेंगे इसको, जरूरी है। और आपकी बुक में आप अगर लैंग्वेज पढ़ोगे टफ मिलेगी, उसी के लिए ये चैप्टर है, उसी के लिए लेक्चर है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सा भी इनैक्टमेंट, कोई सा भी इनका एग्जीक्यूटिव एक्शन, इन्होंने जो कोई ऐसा कदम उठाया है, कोई कानून बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा होगा, यानी कि वो अल्ट्रा वायरस होगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स दैट कानून, दैट लॉ, दैट स्टैट्यूट कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल, वॉइड, जीरो, वो खत्म कर दिया जाएगा। और यही जुडिशरी का पहला काम है, सेफगार्ड करो संविधान के प्रोविजंस को। ठीक बात है, क्योंकि संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने की, समझने की और समझ के उसको समाहित करने की जिम्मेदारी मिली है केवल जुडिशरी को। अब यह याद रखना कि यह कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। क्या चीज मेंशन नहीं है? जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन नहीं है। ये
पर इसके जो प्रोविजंस हैं ये हम कई सारे आर्टिकल्स में हम देखते झलकते हमको दिख जाता है कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू भले ही संविधान ने कहीं लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, पर ये नहीं लिखा है, लेकिन तब भी हमारे पास ऐसे तमाम आर्टिकल्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी हैं इसके आगे। तो जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 तो याद होगा यार, आर्टिकल 13 तो आसान है, 13, 32, 131, 132, 226 और आगे बहुत सारे 143, सारे के सारे आर्टिकल्स, कई सारे और आगे हैं, वो भी आगे आएंगे, एक बार में देख लेंगे उनको। तो इन सारे आर्टिकल्स की बदौलत हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, मतलब संविधान ने भले ही एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, ठीक बात है, पर उन्होंने, हमारे जो मेकर्स थे संविधान के, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रावधान डाले हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोविजंस डाले हुए, जिससे समझ में आ रहा है कि जुडिशरी को ही कानून इंटरप्रेट करना है, जुडिशरी को ही सेफगार्ड करने हैं फंडामेंटल राइट्स, और जुडिशरी ही कस्टोडियन है हमारे संविधान का। अब अगर ये कस्टोडियन है तो भाई लिख ही देते, तो लेकिन उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहीं भी जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे एक्ट्स के बाद, कई सारे एक्ट्स को जब केस बन के उनके सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे केसेस को जब हैंडल किया है, तब उन्हें समझ में आ गया कि यस, वी हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड वी विल ओनली टेल कि कौन सा स्टैट्यूट, कौन सा एक्शन, कौन सा इनएक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक बात, ये समझ में आ गई। अब आगे चलो, ये ऐसा क्यों है भाई, जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में नहीं है तो कहीं से तो आया ही होगा, तो आया है ये यूएस से। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक केस हुआ था मार्बरी वी मैडिसन। ये मार्बरी साहब हैं, ये मैडिसन साहब हैं। मार्बरी जी एक जज थे, ठीक है, ये बने थे जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब इनको बनाया था प्रेसिडेंट जॉन मार्शल ने, प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने। तो ये जज थे। अब इन जज को अपॉइंट किया था इन साहब ने। अब इसके बाद जो अगले प्रेसिडेंट आए थे, वो आए थे थॉमस जेफरसन जी। तो थॉमस जेफरसन जी ने क्या किया कि उन्होंने इनका जो कमीशन था उसको परमानेंट नहीं किया। अब ये जो मैडिसन साहब हैं, ये इनके थॉमस जेफरसन जी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी वहां के होम मिनिस्टर टाइप। तो अब जब ये उनके होम मिनिस्टर थे और ये उस समय के जज थे, जो ये कह रहे थे कि साहब मैं तो लास्ट अभी जस्ट अपॉइंट हुआ था, आपके पुराने प्रेसिडेंट गए थे, वो मुझे अपॉइंट करके गए थे, देखो ये रही लेटर। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं मान रहे ऐसा कुछ, वो आप मिडनाइट जज बने थे, मिडनाइट जज ऐसे बोलते हैं वहां पे। ये जुडिशरी की, इंग्लिश लॉ की लैंग्वेज है कि जब जाते जाते रात ही रात में कोई काम हो जाता है तो उसमें बोला जाता है कि हाँ, इनको रात ही रात में जाते जाते इनको मिडनाइट जज बना के चले गए हैं, और इन साहब का जो कार्यकाल है वो शुरू ही नहीं हो पाया। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने बोला कि देखो साहब क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा मुझे अपॉइंट किया गया, फिर बाद में जो है मुझे हटा दिया गया। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं, इनके सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया कि नहीं मैं आपका अपॉइंटमेंट नहीं मान रहा हूं, और मैं नहीं जानता, जो हुआ है वो पहले का हुआ, ये कोई ऐसी बात नहीं होती। आपके जो प्रेसिडेंट जाते जाते आपको बना के चले गए हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये गए फिर सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा कि मुझे एक केस फाइल करना है, मार्बरी वर्सेस मैडिसन, और ये 1803 का केस था। इसमें मार्बरी साहब एक रिट मनवाना चाहते थे। एक रिट होती है जो ये कहती है कि हमारे आदेश से ये करो। कौन सी रिट है? उन्हीं 5 रिट में से एक रिट है जो ये बताती है वी कमांड। याद आ गई, हमने पढ़ी है रिट, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ी है रिट, वो वी कमांड वाली। ये चाह रहे थे मार्बरी साहब कि मैडिसन जी को, यानी कि इनके जेफरसन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को बुलवाया जाए, बोला जाए कि जिनका अपॉइंटमेंट पहले हुआ था उनको परमानेंट किया जाए, उनको रखो सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको जज ऑफ पीस बना के भेजा गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। खैर, इनका अपॉइंटमेंट नहीं माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, आपका अपॉइंटमेंट तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। पर जो जजेस एक्ट था इनका, कांग्रेस का, इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इनका सेनेट का मिलकर जो इन्होंने जो एक्ट बना के रखा था, हम जिस प्रावधान के तहत आप अपॉइंट हुए थे, हम उस प्रावधान को हटा रहे हैं। ये प्रावधान का कोई सेंस नहीं दिख रहा हमको। तो इनका अपॉइंटमेंट तो नहीं हो पाया। साथ ही ये बोल दिया गया कि हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है, और हम इसके जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल जी, इन्होंने बोला कि हम आज एक नई डॉक्ट्राइन लेके आ रहे हैं। नई डॉक्ट्राइन ये कहना चाह रही है कि हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू की ताकत। जुडिशियल रिव्यू क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू ये करेगा कि इन्होंने, पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने जितने जो भी एक्ट बनाए हैं यूएस के, हम उसको उठा के उस पर चर्चा करेंगे, हम उसको ट्राई करेंगे, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को टेस्ट करेंगे।
हम ये तय करेंगे, ये टेस्ट करेंगे कि इन्होंने जो कानून बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मिला हुआ है या अलग है। ये इन्होंने चेक करने की उसी दिन अपनी पावर खुद ही से बना ली। अब हमारे यहां संविधान ने ही, इंडिया में क्या हुआ, संविधान ने ही कन्फर की है पावर जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट ऑफ कोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारी जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को संविधान में एक अमेंडमेंट आ जाए और ये बोल दिया जाए कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत ही छीन ली सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ये नहीं हो सकता है। ये एक बेसिक फीचर है, ये संविधान का मूल भावना का, मूल अंतरात्मा का, मूल संरचना का एक हिस्सा है, एंड इट इज एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे यहां से नहीं हिलने वाला। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार आ गया है और ये उसकी मूल भावना है, ये उसका बेसिक स्केलेटन है। जो मैंने आपको याद है एग्जांपल लिया था कि एक आदमी है, उसका एक बेसिक स्केलेटन, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। आप उसमें ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कर लो, 5 उंगलियों की जगह 1 2 3 उंगली कम कर लो, लेकिन तब भी वो माना जाएगा कि हाँ ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब ये 1 आध 2 3 चीजें चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि हमारे इंडिया में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जब बना है जुडिशियल रिव्यू, इन्होंने इसको कैसे कैसे समझना चाहा है। तो एक जज थे, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी, इन्होंने अपनी किताब में यह बताया है कि देखो, जुडिशियल रिव्यू जब आप पढ़ना, तब आप उसको 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पहला, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ तीनों चीजों, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। क्या हुआ ये कि जुडिशियल रिव्यू इन चीजों का, जो संविधान में अमेंडमेंट हो रहे हैं उस चीज का रिव्यू, उस चीज की समीक्षा। दूसरा, जो हमारी संसदें, जो हमारी विधानसभाएं, जो हमारे जितने विधान परिषद हैं, जितने हमारे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो रहे हैं, यहां पे तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो गई। तीसरा जो बचा है वो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि ये वो लेजिस्लेशन होगा जो डेलीगेट कर दिया गया होगा, विधानसभा ने दे दिया अपने सीएम साहब की, अपने मंत्रिमंडल को कि लो तुम संभाल लेना इसको, आगे इस पर और कानून बना लेना। फिर एक तीसरा कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, जो इनका प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। अब जो अथॉरिटीज अंडर द स्टेट है, यहां पे अथॉरिटी अंडर द स्टेट मतलब हर वो बॉडी जो उस समय स्टेट का रोल निभा रही है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, उसका प्रशासनिक प्रक्रिया, क्रिया, एक्शन जो भी है, वो सब का सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल इन ऑल जुडिशरी ने पूरा एक स्टेट का जो आर्किटेक्चर है, एक स्टेट का जितना ऑर्गन्स हो सकते हैं, सबको उन्होंने उठा के अपने पास रख लिया है और बोला है कि हम सबका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू करके हम ये तय करेंगे कि क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या नहीं है। बस इतना करेंगे हम, और नहीं होगी तो आराम से उसको काट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कई केसेस में दिखाई है और आगे दिखा भी रही है। अभी आपको याद होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट के ऊपर अभी एक एक्ट आया था कुछ साल पहले, उस एक्ट को मनी बिल बोल के पास करवाया गया था लोकसभा राज्यसभा से। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम ये डिस्कस करेंगे, इस चीज पे हम बेंच बना रहे हैं, 7 जजेस बेंच बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, संविधान पीठ बनेगी और ये तय करेगी कि ये जो फाइनेंस बिल और मनी बिल का जो चक्कर है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए हमेशा के लिए। ठीक है, वो मुझे एक्ट बताना जो एक्ट पास हुआ था एज मनी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, और उसमें लोगों ने चर्चाएं यही करी थी कि सर ये कहां से मनी बिल है, इसमें क्या मनी बिल है, सब बात हो रही है। खैर जो भी है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आपको आने वाले समय में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म भी दिखेगा, एक्टिविज्म हमारा अगला चैप्टर भी है, वो भी देखेंगे हम। अब ये जो केस थे, गोलकनाथ केस आपको याद होगा, लैंड का केस था, ये भी लैंड रिफॉर्म का केस था, बैंक नेशनलाइजेशन केस, ये कायदे से 1969 बोलना चाहिए इसको। तो नेशनलाइजेशन केस, जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ऐसे 13-14 जो हमारे प्राइवेट बैंक थे, हमने उन बैंक्स को उठा के सरकार ने बोला कि आज से ये सरकार के हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो बैंक है, न जाने किसको कितना लोन देते हैं पता ही नहीं चलेगा, बैंक डूब जाएगा, बहुत पैसा चला जाएगा, लोगों का सबका पैसा उसमें होता है बैंक में, इसलिए जरूरी है कि इस बैंक को कंट्रोल किया जाए। ये पता नहीं, ऐसा नहीं हो कि अपने लोगों में पैसा बांट के वो हो जाए, नहीं, इनको सबको रेगुलेट करो, इनको सबको अपने अंडर रखो। फिर ऐसे सारे बैंक को
कई सारे 13-14 बैंक थे उस समय देश में, उनको किया गया नेशनलाइज। तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल सही किया पार्लियामेंट ने, जरूरी है। फिर प्रिवी पर्स अबॉलिशन केस, ये एक केस था जिसमें लोगों की, जो पुराने राजे रजवाड़े थे, उनकी पेंशनें बंद कर दी गई थी। बोल दिया गया था हो गया, अब आपका अब आप थे जब के थे, कोई बात नहीं, जो आपको पेंशन मिल रही थी अब नहीं मिलेगी। फिर हमारा सबसे बड़ा केस जो हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट को तो पता होगा ही होगा, खैर मिनर्वा मिल्स केस, ये केस हुआ। इसके बाद हमारा 2015 में हमें याद है 99 CAA आया था, एनजैक एक्ट को भी बोल दिया गया था कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल है, वॉइड है, ये एक जीरो सम है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारे केसेस में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल रिव्यू की ताकत दिखाई है, न्यायिक समीक्षा, पुनरीक्षण, ये चीज की इन्होंने अपनी पावर दिखाई है। अब ये पावर का जो उसूल है वो आया कैसे कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि ये इसकी जरूरत क्यों है भाई, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि साफ बात है, हमको सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये जितने प्रिंसिपल हैं, जितने जो उनके मूल आदर्श हैं संविधान के, हमको उसको बचा के रखना है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करके रख के चलना है, बना के रख के चलना है। ऐसा नहीं कल को सेंटर बड़ा भाई बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, ये नहीं होने देना है। तीसरे टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जुडिशियल रिव्यू, जब भी चैप्टर कहीं भी आप पढ़ना, किसी भी लेक्चर में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। अगर जब तक फंडामेंटल राइट्स हमारे सिक्योर हैं तब तक, और जब तक फंडामेंटल राइट्स हमारी संविधान की किताब में हैं तब तक जुडिशियल रिव्यू का रोल आता ही आता रहेगा। ऐसे कई सारे केसेस रहे हैं। ये AK गोपालन केस में CJ कन्हैया जी ने बोला था, फिर अभी इन्होंने जो जो बोला वो आगे है, पर ये आपको केस के नाम बता रहा हूं एक बार में, इनको देख लेना। ये CJ पतंजलि शास्त्री जी थे, ये जस्टिस खन्ना थे हमारे केशवानंद भारती केस में, ये जस्टिस भागवती जी थे। इन सारे जजेस ने, जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे जो अभी करंट चीफ जस्टिस जी के फादर थे, और चीफ जस्टिस अहमदी ये थे, इन्होंने भी हमारे LL चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था। साथ ही SS बोला वर्सेस BD सरदाना, कुछ लोग इसे BD शर्मा बोलते हैं, और कई बुक्स में ये, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में भी ये BD शर्मा के नाम से ही आ रहा है। खैर ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है। अब इसके एक एक करके इनको देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या क्या है। तो पहले केस में चीफ जस्टिस कन्हैया जी ने बोला था कि संविधान तो सबसे बड़ा सुप्रीम है, देखो उसके ऊपर कुछ नहीं चलेगा, और किसी भी कानून को, किसी भी स्टैट्यूट लॉ को अगर वैलिड होना है देन इट मस्ट बी इन कॉन्फॉर्मिटी, मतलब संविधान के प्रोविजंस के साथ ही रहेगा वो। अगर किसी भी एक्शन को, जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, कोई भी कानून जो आया हुआ है, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बने रहना है तो इट हैज टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी, यानी कि कॉन्फॉर्मिटी मींस टू स्टे विद, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाइवर्ट हो जाए कि संविधान कुछ और कह रहा है और कानून ने कुछ और कहना शुरू कर दिया है, ये नहीं हो सकता है। टू स्टे विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब ये तो तय कैसे हो रहा है, कौन तय करेगा? देन इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर कि ये जो एनैक्टमेंट हुआ है ये संवैधानिक है या नहीं है। ठीक बात हो गई। फिर अगले चीफ जस्टिस जी ने बोला था कि हमारा संविधान जो है इट कंटेन्स एक्सप्रेस प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू, चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे संविधान में है और हमें समझ में आ गया है। दैट मीन्स अब सबको समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है एज रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स टू विच द कोर्ट हैज बीन असाइंड द रोल ऑफ सेंटिनल ऑफ द क्वेवीव, लैटिन वर्ड है। तो अब सेंटिनल माने क्या होता है? सेंटिनल माने जो हमेशा जागरूक, जो हमेशा रेडी रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा ऑन अलर्ट रहता है, चौकस रहता है। तो हमारा संविधान के पास एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये कैसे तय हुआ है? दिस इज एस्पेशली ट्रू एज रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को एक सेंटिनल बना रखा है, एक गार्डियन बना रखा है, कस्टोडियन बना रखा है, इसीलिए हमारे संविधान में ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है। फिर अगले जज साहब ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इन्होंने बोला जब तक फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो जब तक फंडामेंटल राइट्स हैं और ये संविधान का पार्ट है, judicial review has also to be exercised with a view to see that these fundamental rights are guaranteed and are not contravened, कि इनका कभी कोई हनन ना हो जाए, इनका वायलेशन ना हो जाए जब तक संविधान है, जब तक संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर हो गया तो फिर तो क्या होगा? फिर तो बस ये मेयर थ्योरी रह जाएगी। फिर तो अगर फंडामेंटल राइट्स ही अगर चले गए,
अगर फंडामेंटल राइट्स संविधान से हट गए देन जुडिशियल रिव्यू हैज नो पर्पस, कुछ नहीं बचेगा। अब संविधान इज द सुप्रीम लेक्स। लेक्स भी एक लैटिन वर्ड है, लेक्स मींस लॉ, ठीक है, टू लेजिस्लेट, टू कानून, कानून बनाना। अब यही एक सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम लॉ है संविधान, और साथ ही ये परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है एंड देयर इज नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अबव इट। कितनी भी कोई सरकार की जितना भी कोई ब्रांच हो सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई और ऐसी बॉडी हो जो संविधान ने बनाई है, चाहे राष्ट्रपति जी हो, कोई भी, हाउएवर माइटी और लॉफ्टी, कोई कितना भी ऊंचा हो या कितना भी बड़ा हो, माइटी और लॉफ्टी, ये आप अगर आंसर्स में अपने ऐसे ऐसे वर्ड लिखोगे ना तो आपका आंसर चमक जाना चाहिए। आपका आंसर ऑलरेडी दिखेगा कि हाँ यार ये अच्छी लैंग्वेज लिख रहा है, कि कितना भी कोई बॉडी, अगर कितनी भी कोई ऊंची हो, कितनी भी कोई बड़ी हो, वो संविधान से बड़ी हो ही नहीं सकती है। एंड दिस कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान के प्रोविजंस को समझने के काबिल है, जो संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए, उनको आज के जमाने की नीड के हिसाब से धारण करने की जो काबिलियत रखती है, वो बॉडी खाली सुप्रीम कोर्ट है और कोई नहीं है, ठीक है। नाउ कोर्ट इज असाइंड द डेलिकेट टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज द पावर कन्फर्ड ऑन ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, वेदर इट इज लिमिटेड, एंड अगर है लिमिटेड किसी ब्रांच, कोई सरकार के किसी अंग के ऊपर अगर कोई पावर दी गई है, अगर पावर लिमिटेड है, देन अगर वो लिमिटेड है, वो लिमिटेशंस क्या हैं, साथ ही वेदर एनी एक्शन ऑफ दैट ब्रांच ट्रांसग्रेस एनी सच लिमिट्स, कि अगर ऐसी किसी कोई जो सरकार की ब्रांच है, मान लो पार्लियामेंट है, मान लो एग्जीक्यूटिव है, अब एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी कि पार्लियामेंट में जो एमपी जी में से जितने मंत्रिमंडल होते हैं, तो अब इन सारे मंत्रिमंडलों के पास कुछ कुछ पावर है, बिल्कुल है। पूरा मंत्रिमंडल मिला के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिला के हमारा एग्जीक्यूटिव बनता है, जो टेम्पररी नेचर का होता है, आप होंगे परमानेंट नेचर के। तो अब क्या होगा कि अगर एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई कदम उठाया जो संविधान के हिसाब से उनके हैसियत में नहीं था, उनकी लिमिट में नहीं था, उनकी लिमिट के बाहर था, तो पहली बात तो इसे चेक करने की जिम्मेदारी भी है खाली सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा, वो ये भी चेक करेंगे कि इनकी लिमिट कहां तक है, ये क्या नहीं कर सकते थे, इन्होंने अगर ये किया है तो किस बाबत किया है, क्या सोच के किया है इन्होंने, कि इनके पर क्या हक था ऐसा करने का। दूसरे, अगर किया है तो उसका फिर प्रावधान क्या है, अब उसका इलाज क्या है, ये सब ये देखेंगे। फिर इन्होंने आगे बोला, हमारे दूसरे जज साहब ने, प्रोनाउंसिंग अपॉन द वैलिडिटी ऑफ लॉज इज द फंक्शन ऑफ जजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार मैंने देखा है कि जजेस के ऊपर ऐसा टिप्पणी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी होती है कि साहब देखो कितने कितने दिन छुट्टी पे जाते हैं, समर वेकेशन लेते हैं, ये लेते हैं। ये बोलने वाले लोग ये कभी ये नहीं सोचते कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की कभी छुट्टी नहीं होती है, ठीक है, समर्स में भी वेकेशन बेंच चलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जजेस की नौकरी ऐसी नहीं है कि शाम को 6 बजे उनकी किताब बंद हो जाती है, वो लैपटॉप बंद करके चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, नहीं, नो, दे गो होम एंड दे स्टडी फॉर द नेक्स्ट डे। उनको पढ़ना होता है, क्योंकि कितनी PIL आई हुई होती हैं जो अगले दिन की हियरिंग पे होती हैं, अगले दिन की लिस्टिंग में होती हैं। अब वो वकील से क्या क्वेश्चन पूछें, वो सुबह 10 बजे आके वहां नहीं पढ़ते हैं ऑफिस में, वो घर जाके भी पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे में जज साहब का जो टेम्परामेंट होता है वो बिगड़ भी सकता है, और उनको कितने मौके ऐसे होते हैं कि उनको जजमेंट ऐसे देने पड़ते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जो आगे सोचते हुए वो जजमेंट उनको देना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है कि मेरे दिए हुए जजमेंट से क्या क्या रैमिफिकेशन हो सकते हैं आगे चल के। अब ऐसे में जो जजेस की अगर छुट्टी होती भी है तो वो वाजिब है, वो बिल्कुल जायज है। क्यों? क्योंकि थोड़ा रिजुविनेशन, थोड़ा रिलैक्स करना, ताकि वो अपने थोड़े काम से हटके थोड़ा दिन वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकें, वो और सोच सकें, और रिफ्रेश हो सकें, और ज्यादा रिसर्च कर सकें, पढ़ाई कर सकें, फिर आगे वो करें, क्योंकि जजमेंट हैम्पर हो जाएगा। एंड एक थ्योरी होती है, वो थ्योरी कहती है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब एक MBA में पढ़ाया जाता है ये कि यहां पे आगे चलने के बाद, मतलब एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एफिशिएंसी कम होने लगती है। दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि अब वहां से अगर इस एक दिन में इतने डिसीजन आप लेते हो, उन डिसीजंस को लेने की वजह से इतने ज्यादा डिसीजन हो जाते हैं कि गलत डिसीजनों का नंबर बढ़ जाता है। इसलिए डिसीजन कम करो, कुछ दिन और छुट्टी लो, आराम से जाओ, रिलैक्स होके जाओ, तब जाके आपके डिसीजन प्रॉपर होंगे, हिट रेट अच्छी होगी।
नाउ तो इसलिए भी जजेस का वेकेशन पे जाना वाजिब है, इनको महीने भर 2 महीने भर की छुट्टी बनती है। और ये हमने कॉमन इंग्लिश लॉ से सीखा है। जब यूके के जब जो जजेस इंडिया आते थे और ये लोग छुट्टियों में जाके फिर शिमला चले जाते थे, फिर कभी जम्मू कश्मीर चले जाते थे, कभी घर चले जाते थे वापस, क्योंकि इनको वापस आके बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा इनको कानूनों पे काम करना पड़ता था, कौन से कानूनों में त्रुटि है, कौन से में गलती है, तो वो सब होता था। अब ये हमारे जजेस का फंक्शन है ये बताना कि किसी कानून की वैलिडिटी कैसी है। अब अगर कोर्ट से ये छीन लिया गया तो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, जो लोगों को मिले हुए हैं, विल बिकम अ मियर एडॉर्नमेंट, यानी बस सजावटी रह जाएंगे, ऑर्नामेंटल कि अगर कोर्ट से ये चीज छीन ली कि आप तय नहीं करोगे, जुडिशियल रिव्यू से कोई काम नहीं करोगे, तो फंडामेंटल राइट जो मिले हुए लोगों को वो तो खाली ऑर्नामेंटल है, वो तो खाली सजावटी है, लिख के चले गए। तो अब ये क्योंकि राइट्स विदाउट रेमेडीज आर एज रिट इन वाटर, ये फ्रेज है, कोर्ट है। अब ये भी जस्टिस साहब ने ही कहा था। तो पॉइंट कितना अच्छा है कि अगर संविधान की जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसमें अगर किसी कानून की वैलिडिटी चेक करनी है तो उसके लिए जजेस का फंक्शन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट से ये पावर छीन ली गई कि आप जुडिशियल रिव्यू मत करना, तो फंडामेंटल राइट जो मिले हुए हैं हमारे पार्ट 3 में बेकार है सबके सब, कोई मतलब ही नहीं है। कोई सा भी कानून आ रहा है, लग रहा है कोई सा भी फंडामेंटल राइट छीन ले जा रहे हैं, हटा दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, उसको हटा दे, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, वो घटा बढ़ा कुछ भी हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स की अहमियत कहां रही? कुछ नहीं रही। और फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल डेड इन द वाटर हो जाएंगे, बिल्कुल रिट इन द वाटर, कोई सेंस नहीं रहा उनका। फिर जे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, दे हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है, पता है हमको, एंड हैव बीन कन्फर्ड द पावर टू इंटरप्रेट इट, ठीक है, 2 बार आ गया यहां पे द पावर, ठीक है, इनके पास पावर है। नाउ द फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने ये संविधान बनाया था, ये वाइजली इन्होंने बोला था दे इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भले ही जुडिशियल रिव्यू उन्होंने साफ साफ लिख के नहीं गए, पर संविधान के कई सारे प्रोविजंस पढ़ के, जो भी आगे देखते हैं क्या प्रोविजंस है वो पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, समीक्षा करने की हमारे पास ताकत है जुडिशरी के पास। फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ। नाउ इट एडजस्ड, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ द टाइम, नहीं यहां पे एडजस्ट ही आएगा, हाँ ठीक है, इट एडजस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू, जितना भी हमारे आज के समय के हिसाब से अगर संविधान में कुछ त्रुटि है, कुछ चेंज करने हैं, कुछ भी करने हैं, वो कर सकते हैं। ये वो सारे हमारे आर्टिकल्स हैं एक एक करके जो हम देख रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि हाँ इनकी बदौलत हमको समझ में आएगा कि हाँ हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है। भले ही फ्रेज कहीं नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पर अगर आप जैसे पढ़ो आर्टिकल 13, ये तो हमको पता ही है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा होगा, इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड, खत्म कर दो उसको। आर्टिकल 32, अगर जरा भी आपके फंडामेंटल राइट्स में वायलेटेड, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई दिक्कत हुई, देन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स और जजमेंट्स, कुछ भी कह लो, कर सकते हैं। 131 कहता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। जब भी इन दोनों में कहीं ना कहीं झगड़ा होगा, चाहे बड़े भाई छोटे भाई में, चाहे छोटे छोटे भाइयों में, तब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, वो बता देगा आपको सही रास्ता क्या है। 132 में क्या है? 132 में है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स, के इसके ऊपर आप कहां अपील करो, कुछ नहीं करोगे, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। दूसरे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सिविल केसेस। नाउ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस, कि यहां पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है हमारी तीनों केस में। फिर इसके आगे चलो 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। जब हाई कोर्ट्स के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी है तो वो अपील जाती है थ्रू एक मीन्स होता है, तो पहले हाई कोर्ट उस पर सर्टिफिकेट लिख के देता है। हाई कोर्ट कहता है कि हाँ इस केस पे एक क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे हमें और चर्चा चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस हमारे यहां से जा रहा है, ठीक है, ये उसका एक आर्टिकल है। 135 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, के जब संविधान नहीं था और तब का कोई कानून है हमारे पास, चल ही रहा होगा, क्या पता, आईपीसी तो है ही हमारे पास। अब ऐसे कई सारे कानून होंगे जो संविधान से पहले से चल रहे थे, जैसे इलेक्शन लॉज, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे और सारे प्रोविजंस। तो ऐसे कई सारे जो प्रोविजंस थे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल थे, सिटीजनशिप,
तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को भूमिका निभानी होती है एज ए फेडरल कोर्ट। ठीक बात है। नाउ 136 सुप्रीम कोर्ट सारे मतलब अपील्स को बुलाता है थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो उसके नीचे हो, सिवाय मिलिट्री, ये इनके ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट मार्शल जो होते हैं और ये जितने होते हैं इनको आप छोड़ दो, बाकी जितने नीचे ट्राइब्यूनल हैं, जितने प्राधिकरण हैं, जितनी हमारी अथॉरिटी है लोकल, चाहे लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट्स, जितने सारे कोर्ट्स होते हैं। अब 143 राष्ट्रपति जब ओपिनियन पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स, ये हम पिछली हमने क्लास में पढ़ा हुआ है यार कि 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी पूछ सकते हैं। अब ये याद करो कि इसमें से किस ऐसा कौन सा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ओपिनियन देनी जरूरी है और जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। नाउ आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हाई कोर्ट्स के पास भी आप जा सकते हो, अपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हुए देखोगे चले जाना हाई कोर्ट्स के पास फॉर एनी अदर पर्पस। ये एनी अदर पर्पस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। हमने यहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट नहीं लिखा है क्योंकि कुछ स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। अब इसमें भी हमने एक ही चीज को छोड़ा हुआ, ये जितने मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्राइब्यूनल होते हैं उनको हटा दो। तो ये जो हमारे आर्टिकल्स थे अभी आगे चल रहे हैं 245, 246, 51, 54 एंड 372, तो ये सारे आर्टिकल हमको ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू है, कुल मिला के है ही है। जैसे क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि हमारे 7 शेड्यूल की तीनों लिस्टों के बारे में बात हो रही है। नाउ केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स एंड द स्टेट लॉ शैल बी वॉइड। अब ये लिख तो दिया पर कोई स्टेट ना माने तो चले जाए तो क्या करेंगे, तो जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या ये सही है कि नहीं इनका करना, अगर सही नहीं हुआ तो फिर उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, 372 डील्स विद कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, के इस आर्टिकल में यही बात हुई है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पहले के कुछ कानून होंगे, अब उनकी कॉन्टिन्यूएंस इन फोर्स कितनी है, कब तक रहेगी, क्या खत्म हो चुकी है, तो इसको चेक करने की जिम्मेदारी ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही ली है। नाउ जुडिशियल रिव्यू का स्कोप, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी होती है किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की या लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट की, वो आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केवल और केवल 3 ग्राउंड्स पे। 3 ग्राउंड क्या है, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक बात है। दूसरा, इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट। अब कल को अगर वेस्ट बंगाल कानून बना दे कि मैं बांग्लादेश से ट्रीटी कर रहा हूं और हमारे जो बॉर्डर हैं पूरे के बॉर्डर में खोल दे रहा हूं, लो सब एक हो गया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक हो गया, एक बंगाल हो गया। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक स्टेट का कैसे ट्रीटी क्यों कर सकता है, बाउंड्री का अरेंजमेंट कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके बाद अथॉरिटी थी ही नहीं। तो आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब ये क्या कर दिया, ये देखो। तो अब इसके बाद तीसरा, इट इज रिप्यूनेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि अगर कोई सा जो इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, चाहे पार्लियामेंट का चाहे स्टेट का, या हमारे किसी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट हुआ है, कोई कानून हुआ है, और वो जो कानून है, वो जो एक्ट है, इट इज रिप्यूनेंट, मतलब वो संवैधानिक प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। यहां से हमको ही समझ में आएगा कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू जो हमारे संविधान में है इसमें थोड़ा सा फर्क है अमेरिकन संविधान से। अमेरिका में संविधान ने पूरी आजादी दी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक बात है। हमारे यहाँ होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फर्क है दोनों में। मैं डीपीएल और पीईबीएल के बारे में कई बार मैंने बात करी है और कई बार आपको समझाया भी है। इस साल जब प्रीलिम्स हुआ था, मैंने उसके पहले भी मैंने प्रीलिम्स फोकस बैच में बताया था कि भाई डीपीएल पढ़ लेना, आएगा, आ गया। खैर, डीपीएल जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है, इसकी वजह से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास अंधाधुंध पावर है और मतलब अनलिमिटेड पावर है। तो क्या होती है, डीपीएल जो होता है वो अमेरिकन संविधान में, उसकी वजह से जो जुडिशियल रिव्यू है ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, इट्स वेरी ह्यूज, इट्स वेरी ग्रेट। तो वहां का जो स्कोप है बहुत वाइड है, एंड वहां का स्कोप इतना वाइड है
कि वहां पे वो कुछ भी एक्ट को उठा के ले सकते हैं हमारे उसमें अपने जुडिशियल रिव्यू के दायरे में। एंड कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज वायलेटिव ऑन द राइट्स नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनलॉफुल बट ऑल्सो ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनरीजनेबल। के यहां पे ये भी देखा जाता है कि कानून पास होने की जो प्रक्रिया थी, सब्सटैंटिव ग्राउंड क्या थे उनको, क्या वो अनलॉफुल क्यों हैं, साथ ही वो वहां के जितने कानून हैं वो अनलॉफुल हैं, अनरीजनेबल हैं, फेयर हैं कि नहीं, वो सब हैं कि नहीं। तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी छूट देता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कि पूरा जांचो, पूरा एकदम परख कर दो इनकी कि ये इन्होंने कैसे लाए, ये अपना कैसे लाए सुप्रीम कोर्ट, ये अपना कैसे लाए हैं एक्ट। यहां पे हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में होता है कोर्ट्स व्हाइल डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ एग्जामिन ओनली सब्सटैंटिव क्वेश्चन। यहां पे वो प्रोसीजरल ग्राउंड और ये सब वो ये सब नहीं देख पाते हैं। नाउ यहां पे वेदर द लॉ इज विदिन द पावर्स ऑफ अथॉरिटी कंसर्न और नॉट, ये इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू गो इनटू प्रोसीजरल ग्राउंड्स। नहीं जाते हैं यहां पे, क्या करें, नहीं जा सकते। अब यहां पे हमारे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर आई है, इसकी बदौलत हमने देखा है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने बोला है कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है ये वहाँ का थर्ड चेंबर है लेजिस्लेचर का, वहाँ का सुपर लेजिस्लेचर है, ये वहाँ का आर्बिटर है, आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी। ये क्या बोला मैंने? आर्बिट्रेट करना मतलब होता है कि किसी चीज का फैसला करना, किसी चीज को बैठ के आपस में ये बोलना कि हाँ ये सही था, तुम गलत थे, ठीक है। आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी मतलब जनता ने कुछ लोगों को चुन के भेजा एज एग्जीक्यूटिव, एज कांग्रेस के एमपी, वहां के जितने होते हैं सेनेटर्स जो होते हैं, उन लोगों ने सोशल पॉलिसी बनाई अपनी, वहां उन लोगों ने सोशल सिक्योरिटी लेके आए। वो लोग वहां के लोग मान लो ऐसा लाते हैं, कोई नया एक्ट लेके आते हैं, लेकिन वहां का जो आर्बिटर होगा, जो आर्बिट्रेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट है वहां का, वो पावरफुल है। वो कह देगा सॉरी तुम गलत थे, वी डोंट नो, वी डोंट केयर। तो इसलिए बोला गया है कि वहां के लेजिस्लेचर का थर्ड चेंबर है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, मतलब सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके बाद थर्ड चेंबर वहां का सुप्रीम कोर्ट। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये वहां के क्रिटिक्स ने लिखा हुआ है ऐसा। सुपर लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर के भी ऊपर है ये, तो ऐसा बोल दिया गया। इंडिया में हमारे ऐसा नहीं बोला जाता है। हमारे इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट बहुत ही बड़ी चीज है, नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रिटेन में होता है। हमारा तो वो भी नहीं है, हमारे दोनों का मिक्स है, एमलगेशन है। अब हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से, जैसे क्या क्या 4 फीचर्स हैं। अब ये तो पता होगा आपको हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो रिटन नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक बात है, संविधान लिखा हुआ है। उसके बाद फेडरल प्रोविजन है हमारे यहाँ, डिवीजन ऑफ पावर हो रखी है, ठीक बात है। और इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स, जिनकी वजह से हमारा पार्लियामेंट लिमिटेड है। चौथा, जुडिशियल रिव्यू। ऐसी 4 चीजों की वजह से हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, वो लिमिटेड है, वो सब कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकता है। हमारे यहां दोनों का कॉम्बो है, दोनों का मिक्सचर है, यानी कि अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है हमारे यहां पे हमारे यहां ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी है। दोनों का एक मिक्स कॉम्बो है भी और नहीं भी, तो दोनों का अमालगेशन मिल गया हमको, और ये हमारे यहां चल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे तीनों ऑर्गन्स पे, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा पार्लियामेंट, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारे सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगे रहते हैं। तो ठीक है, ऐसे हमारा जुडिशियल रिव्यू हमारा इंडिया और यूएस में डिफरेंट जा रहा है। नाउ जो एक जुडिशियल रिव्यू जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें एक जगह पे आपको रुकना पड़ेगा। कहां रुकना पड़ेगा? वो है जब आता है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या कहता है? 9th शेड्यूल को समझने के लिए बुक्स में जाओगे, शुरू करोगे तो शुरू हो जाएगी कहानी, अलग ही है। पर इसका बैकग्राउंड समझो क्या है। जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसमें से एक प्रॉब्लम थी, वो थी जमीन की, लैंड की। क्योंकि देखो सरकार को जमीनें एक्वायर करनी थी, कहां से? जमींदारों से। जमींदारों के पास देखा गया था इनके पास 500 बीघा जमीन है, हजार एकड़ जमीन है इनके पास। क्या करेंगे ये? एक फैमिली, एक आदमी के पास, एक आदमी के नाम पे इतनी जमीन, क्या कोई मतलब नहीं है। अब उस समय अगर सरकार लैंड लेती है इनसे तो वो कोई चीज का पालन करवा रही है, क्या? डीपीएसपी हमारे, टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक बात है, ये करवा रहे हैं वो।
अब जब वो लैंड ले रहे हैं तो वो तो भाई जमींदार तो कह रहे हैं कि मेरा तो आर्टिकल 31 का उल्लंघन नहीं है। अब आर्टिकल 31 का उल्लंघन है तो आर्टिकल 31 में है क्या है, पहली तो ये बताओ। आर्टिकल 31 में ये था कि अ पर्सन्स लैंड टेकन फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक पर्पस इज रिक्वायर्ड टू बी एडिक्वेटली कॉम्पेंसेटेड, कि जब आप अगर किसी की संपत्ति लेते हैं तब आपको उसको एडिक्वेटली मतलब तरीके से, हिसाब से उसको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार आजाद हुई है, जस्ट अभी देश आजाद हुआ है, सरकार के पास रिसोर्स नहीं है। अगर सरकार को तब भी वो लैंड चाहिए देन वो लैंड ले तो लेगी। फिर उसके बाद ये जनाब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इंडिविजुअल विल गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13 एंड 32। ठीक बात है, ये दोनों के तहत ये अंदर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि हाँ यार बात तो सही है, इनका तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। जब इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो कोई वो लॉ टिक ही नहीं पाएगा जो वो लेना चाह रहे हैं लैंड। अब जो इनका राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट था, सरकार ने कहा बहुत हो गया नाटक, इसको बंद करो। फिर सरकार लेके आई पहला अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट सीएए, और इसी सीएए में जोड़ा गया 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31B। अब ये क्या हुआ सर, तो 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल में 9th शेड्यूल मतलब एक सूची, संविधान के लास्ट में एक सूची आई हुई है, एक शेड्यूल है। अब जो 9वां शेड्यूल है उसमें क्या है, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। इसमें कुछ सेंट्रल लॉज हैं, कुछ स्टेट लॉज हैं। अब विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, जो नहीं चैलेंज होंगे, बस वो इसीलिए लाया ही गया ये बोलने के लिए कि हम इसमें कुछ ऐसे 10, 12, 15, 20, 25 ऐसे एक्ट रखेंगे, ऐसे कानून रखेंगे जो बार बार कोर्ट में घसीटे ना जाएं, जो बार बार कोर्ट में हमारा हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे लोग कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलो वहां जाके बात करेंगे। नहीं, ये नहीं करना है। अब ये जोड़ा गया था इसी फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो सरकार ने बोला था कि हम जितने भी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म, जितने हम लैंड रिफॉर्म एक्ट लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि सोशलिस्टिक पॉलिसी अपनाएंगे। जो ऐसे बहुत धन्ना सेठ हैं जिनके पास 500 बीघा, 1000 बीघा जमीन है, उनसे जमीन लेके हम गरीबों में बांटेंगे, हम गरीबों को लीज पे देंगे, जो भी करेंगे ठीक है। तो पर हम, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना है कि खत्म ही नहीं हो रहा, उनकी पीढ़ियां खाती रहे तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये इनइक्वालिटी है, ये एक्विटी नहीं हो रही है, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है, इसको सही करना है, इसलिए सरकार लेके आ रही थी। अब जैसी कोई लेके आए तो कोई ना कोई धन्ना सेठ नाराज हो जाएंगे, गोलकनाथ जी, ठीक है। अब ये ऐसे लोग नाराज हो रहे थे, फिर उसके लिए सरकार लेके आई अपना फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत 9th शेड्यूल बनाया गया। 9th शेड्यूल में ऐसे उन्होंने कुछ एक्ट डाले, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, यूपी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो भी है ठीक है, वो सब डाले गए। इसमें शुरू में थे, फर्स्ट अमेंडमेंट ने डाले थे ऐसे 13 कानून, कुल 13 एक्ट थे। आज ये बढ़ के हो गया 282। अब वैसे अगर आप 9th शेड्यूल में देखोगे ना तो लास्ट में नंबर तो लिखा हुआ है 284, पर क्या हुआ था कि उसमें 3 ऐसे एंट्रीज थी, उनको तो हटा दिया गया, ठीक है। उनको बोला गया आप कम हो जाओ, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। अब बचे कितने, 3 कम होके 284 - 3 281। लेकिन एक और है जो ऐसा लिखा हुआ है, कोई नंबर है 257, 262, 263, जो भी है उसको उसके आगे ए भी लिखा हुआ है, मुझे बता रहा वो नंबर कौन सा है। तो वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 281 + 1 284 टोटल लास्ट नंबर है। उसमें से 3 एंट्री जा चुकी हैं, हटा दिए गई हैं। फिर पहली बात तो मुझे एंट्री बताना वो कौन सी है, वो एंट्री कम हो गई, 281 हो गया। 281 + 1 अमेंडमेंट के तहत 257A, 262A, खैर मैंने बता भी दिया आंसर। खैर, तो ऐसा वो एक एक्ट है। कुल मिला के 282 एंट्रीज हैं आज की तारीख में, जो 9th शेड्यूल में है। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल लॉ भी है, इसमें स्टेट लॉ भी है। तो स्टेट लॉ दे डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी एबॉलिशन, ठीक बात है, जो कैसे लैंड रिफॉर्म करनी चाहिए, कैसे लैंड बांटनी चाहिए। साथ ही जो जमींदार थे, जो वहां के उस समय पूंजीपति थे, इनको बोलो बाय, आपकी जरूरत नहीं है, थैंक्स फॉर लूटिंग द पेजेंट्स ऑल दिस वाइल, बाय। तो इनको मना कर दिया गया। और पार्लियामेंट्री जो इसमें लॉ पड़े हुए हैं, दे डील विद अदर मैटर्स, हटा दिए गए। नाउ क्यों, अगर ये चैलेंज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि 9th शेड्यूल ऐसा एक ब्लैक होल है, ऐसा एक गड्ढा है जिसमें कोई चीज चली गई, अब वो बाहर ही नहीं आ रही है। वो 9th शेड्यूल ऐसे एक्ट्स को खा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही नहीं पा रहे हैं, उस पर चैलेंज होना कुछ भी नहीं चैलेंज हो पा रहा है उस पर। इसलिए हम बोलते हैं 9th शेड्यूल को एक ब्लैक होल। अब ये जो फोटो है ना, जो यहां लगी हुई है लाल सी, ये फोटो एक ब्लैक होल की फोटो है, ठीक है।
ये ब्लैक होल की लेटेस्ट फोटो है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, नासा ने की थी और इस फोटो को पब्लिक किया था। टेल मी ये कौन सी टेलीस्कोप से ढूंढी गई है, जेम्स वेब, हबल, कौन सी वाली, ठीक है, मुझे बताना जरूर। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 31B, तो आर्टिकल 31B जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ही जोड़ा गया था, 31B ने ही ये लिखित में ताकत दी आर्टिकल 31B ने कि ऐसे कोई भी एक्ट और लेजिस्लेशन जो 9 शेड्यूल में इंक्लूड हो रखे हैं, ये दे आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, ठीक है, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसी 31B की वजह से 9 शेड्यूल जो है वो अपनी हैसियत दिखा रहा है, क्योंकि 9 शेड्यूल तो संविधान के 400 आर्टिकल्स के बाद आखिरी में शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 9 शेड्यूल है। पर आर्टिकल 31B ने वहीं कह दिया है कि ऐसा है, वो जो 9 शेड्यूल है वहां पीछे उसमें क्या है, उसमें जितने एक्ट्स हैं वो आप चैलेंज नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाके, इसलिए कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बस इतनी सी बात है। ये भी आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 के, बस खत्म हो गई बात, यहां पे इतना ही था। अब 9 शेड्यूल में ये सब है। फिर कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मुद्दों पे बहस करी है। उन्होंने कहा है आपने ये जो किया है ना, ये हम इसको देखेंगे समय समय, थोड़ा समय होने दो, ठीक है, आएगा समय आएगा, सबका नंबर आएगा। तो ये बोल दिया गया। अब क्या हुआ, फिर केशवानंद भारती केस भी हुआ, मिनर्वा मिल्स केस भी हुआ, उसके बाद वामन राव केस भी हुआ, IR कोहेलो केस भी हुआ, ये पढ़ना है। तो IR कोहेलो केस में बोल दिया गया कि ऐसा है, जो ये आपने सोच रखा है ना, ये ब्लैक होल, ये ब्लैंकेट बैन, ऐसा कुछ नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9 शेड्यूल। सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे, कुछ भी लॉ बनाना चाहो और डाल दो उसको 9 शेड्यूल में और हम कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, खत्म, ये नहीं चलेगा। फिर IR कोहेलो केस में बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है भाई वो हमारा बेसिक फीचर है और इट कैन नॉट बी टेकन अवे। कैसे ले जाओगे उसको, बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में डाल दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। कैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब हमने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा, पर लेकिन ठीक बात है, जुडिशियल रिव्यू हमारी बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। अब जुडिशियल रिव्यू हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए हमको उस ताकत को सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ही खुद कह रहे हैं कि जब हमने केशवानंद भारती केस दिया था इस तारीख को, तो इस तारीख के बाद आफ्टर अप्रैल 24, 1973, इस तारीख के बाद 9 शेड्यूल में जो भी लॉ प्लेस हुए हैं, दे आर ओपन टू स्क्रूटनी, दे आर ओपन टू चैलेंज इन कोर्ट। वो चैलेंज इन कोर्ट है। क्यों? क्योंकि उसी दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का उत्पात हुआ था। उस दिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पैदा हुई थी। याद है केशवानंद भारती केस? इसी केस में बोला गया था कि संविधान का एक मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक अंतरात्मा है, एक बेसिक डॉक्ट्राइन, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना, मूल रचना जो भी है, तो वो सब है। अगर कोई भी लॉ जो इसमें प्लेस हुए हैं आफ्टर दिस डेट, दे आर ओपन टू स्क्रूटनी ओनली इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3, अंडर आर्टिकल्स ऑफ 14, 15, 19 एंड 21 और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे इसको कर दें बेसिक स्ट्रक्चर को, चाहे इसको कर दें, इनमें से कुछ भी कर देंगे तो वो लॉ, चाहे आप 9 शेड्यूल में डाल लो, चाहे कहीं भी ले जाओ आप उस लॉ को कहीं भी डाल लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उस लॉ को उठा लेंगे अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा या वो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन कर रहा होगा। नाउ it was on this date, April 24, this 73, that Supreme Court first propounded the doctrine of basic structure in the landmark case of केशवानंद भारती केस। इसके बाद एक केस हुआ था वामन राव केस। कईयों को पता होगा, कुछ ऐसे लॉयर एस्पिरेंट्स होंगे हमारे यहाँ जो ये केस जानते होंगे। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि ऐसा है, हम देख लेंगे। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, आपने अगर कोई संविधान में अमेंडमेंट किया है और हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका गलतफहमी है। हम करेंगे, हम सही करेंगे, गलत को सही करेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। तो वामन राव केस में भी ये चीज बोली गई, IR कोहेलो केस में भी ये चीज बोल दी गई। IR कोहेलो केस में उसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट किया गया है। अब वामन राव केस में तो छोटा छोटा बोल के वो लोग आगे निकल गए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, जब IR कोहेलो केस जब आया 2007 में, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जितने भी कानून all the laws that abridge or abrogate, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट्स गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
मे और मे नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट। ये बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि देखो संविधान का एक तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही है, ठीक है। अब ये जरूर हो सकता है कि कोई एक्ट किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो, पर वो क्या पता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना कर रहा हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो दोनों को, हो सकता है दोनों चीजों को वायलेट कर रहा हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करेगा और फंडामेंटल राइट को भी करेगा। हो सकता है वो खाली फंडामेंटल राइट को करे, इसको ना करे बेसिक स्ट्रक्चर को, या वाइस वर्सा भी। अगर वो वायलेट करता है स्ट्रक्चर को भी, वेदर बाय एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल इन पार्ट 3, ठीक बात है, या तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में ही कोई अमेंडमेंट आ गया हो, और बाय इंसर्शन ऑफ लॉ इन द 9th शेड्यूल, सच लॉ विल बी इनवैलिडेटेड इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट। फिर उस एक्ट को हम बचने नहीं देंगे, उस कानून को हम टिके नहीं रहने देंगे, ठीक बात है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 9th शेड्यूल लॉज ऑन द टचस्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड, कैन बी एडजस्ड, ये एडजस्ड है, हाँ एडजस्ड, ये ऑटो करेक्ट की मिस्टेक थी, सो यस। तो किसी भी अगर 9th शेड्यूल में किसी भी कानून की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर आपको चेक करनी है, देन वो चेक कैसे करोगे? वो चेक करोगे ऑन द टचस्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, दैट कैन बी एडजस्ड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट इंपैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज राइट्स टेस्ट। राइट्स टेस्ट, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ क्या बोला मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी है, लीगल लैंग्वेज की बात करी है, एक सेंटेंस में समझना। हम ये कह रहे हैं अगर 9th शेड्यूल लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है, 9th शेड्यूल में पड़े हुए कानूनों की, जो कई सारे एक्ट पड़े हुए हैं, 282 एक्ट पड़े हैं उसमें, तो ऐसे एक्ट्स की अगर आपको संवैधानिकता चेक करनी है तो आप कैसे करोगे? आप उसको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ की कसौटी पे रख के देखो, और एक आप कसौटी के लिए एक चेक आपको दिया हुआ है, जिस चेक का नाम है डायरेक्ट इंपैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज राइट्स टेस्ट। बस, यानी कि ये राइट्स टेस्ट है। राइट्स टेस्ट क्या कहता है? राइट्स टेस्ट कहता है कि ये राइट्स का सवाल है, फंडामेंटल राइट्स का सवाल है। अब जो इनहेरेंट राइट्स होते हैं, नाउ वो राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ऑल्सो इट मीन्स द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट इज नॉट द रेलिवेंट फैक्टर, बट द कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ वुड बी दिस डिटर्मिनेटिव फैक्टर। ये क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जो अमेंडमेंट हुआ है, अब वो ये मत देखो कि वो कैसा है, कितना सा है, कितना बड़ा है, कितना डीप है, बस आप ये देखो कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, क्या उसका डायरेक्ट इंपैक्ट और उसका इफेक्ट क्या फंडामेंटल राइट्स पे पड़ रहा है, क्या उनका वायलेशन हो रहा है। इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो भैया आपको देखना पड़ेगा कि एक टेस्ट लगा के जिसका नाम है डायरेक्ट इंपैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट्स टेस्ट भी। अब एक दूसरा टेस्ट भी होता है एसेंस ऑफ राइट टेस्ट, वो भी आगे आएगा। तो इन दोनों के एप्लीकेशन से आप समझ जाओगे। अब इट मीन्स द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट का जैसा भी रूप आया है, जो अमेंडमेंट, जो संशोधन जो भी हुआ है, तो वो जरूरी नहीं है, वो रेलेवेंट फैक्टर नहीं है। ये देखना चाहिए कि उसका कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है उस अमेंडमेंट के तहत, जो भी लॉ रखा हुआ है, उस लॉ का इंप्लीकेशन क्या है, उस लॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उस लॉ का इंपैक्ट क्या है। बस ऐसे देख लो। द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस रेड विद इंदिरा गांधी केस, जो केशवानंद भारती में 7-6 की बेंच ने जो डिसीजन दिया था, उसमें से 7 वाले लोगों को देख लो जो मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी जजमेंट जो था केशवानंद भारती केस का, और साथ में पढ़ लो इंदिरा गांधी का जजमेंट, तो इंदिरा गांधी जजमेंट में समझ में आ जाएगा कि वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट आए हैं, जितने भी संशोधन आए हैं, उसमें आपको क्लॉज बाय क्लॉज चलना है। उसमें दे नीड टू बी जज्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। हर किसी को, हर अमेंडमेंट के हर एक्ट को आपको अलग से उठा के पढ़ना पड़ेगा। नाउ द एक्चुअल इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ द लॉ ऑन राइट्स अंडर पार्ट 3 has to be taken into account for determining whether it destroys basic structure or not. बस the actual effect and impact of the law जो पार्ट 3 पे होगा, उसका पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या चीज पड़ रही है उस पर उसका आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा अलग से, और वो आपको बस वो इफेक्ट आप याद करना कैसा है, अमेंडमेंट कैसा है, कितना बढ़िया है, कितना बुरा है, छोड़ दो। फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है, जो मूल भावना है, क्या आदमी का जो स्केलेटन है वो स्केलेटन टिका हुआ है कि नहीं,
अगर स्केलेटन टिका हुआ नहीं रहा, मान लो यहां से 2 पैर की जगह एक ही पैर रह गया किसी वजह से, तो अब वो स्केलेटन टिका नहीं रह सकता है। भले ही हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ, फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट हुआ। अरे यार कैसे, वो स्ट्रक्चर हमारा नहीं रहा, उसका उस पर आपने जो लॉ बनाया है वो हमारे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वो इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। नाउ इवन दो एन एक्ट इज पुट इन 9th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स प्रोविजंस, जो उसके प्रावधान होंगे, दे वुड बी ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड दैट दे डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेस स्ट्रक्चर। जो बात अभी समझाई थी मैंने पीछे, वही बात है, सेम वही बात है और दूसरी कोई बात नहीं है। नाउ अगर फंडामेंटल राइट्स और राइट्स टेकन अवे और आर एब्रोगेटेड, दिस पर्टेन्स टू द बेस स्ट्रक्चर। बस ये बात साफ बात है कि रहेगा ही रहेगा। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का एब्रोगेशन, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऐसे कानूनों को हटने के लिए तय कर देता है कि नहीं बच पाएंगे। फिर एक और बोला गया कि राइट्स टेस्ट, ये जो बार बार बात हो रही है, राइट्स टेस्ट और साथ ही आएगा एसेंस ऑफ राइट्स टेस्ट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एसेंस ऑफ राइट्स टेस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ऐसा है, जब आप ये पढ़ने जा रहे हो कि किसी संविधान में आए हुए किसी अमेंडमेंट जो 9th शेड्यूल में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसकी आपको ये चेक करना है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी संवैधानिकता कैसी है, देन पहली बात तो वो चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरी, ये जब चेक करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये याद रखना है कि दो तरीके से हमको टेस्ट लगाने हैं, या तो राइट्स टेस्ट लगाना है या एसेंस ऑफ राइट्स टेस्ट लगाना है, दोनों में फर्क है। ये बात करता है एक इनहेरेंट नेचर की। इनहेरेंट नेचर माने जो अपने आप से अंदर से है, इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंट या इंट्रिंसिक, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं हमारे पास, ये हमको पता ही है फंडामेंटल राइट चैप्टर में, कि क्योंकि हम ह्यूमन हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं, तो हमारे पास ऐसे इनएलियनेबल ऐसे अधिकार हैं, और ये अधिकार कोई हमसे ले नहीं सकता है। बस ठीक बात है, ये बात समझ में आई हमको कि कुछ ऐसे अधिकार, भाई मैं ह्यूमन हूं, मुझे राइट टू एजुकेशन चाहिए, मैं एक ह्यूमन होने के नाते मुझे राइट टू लाइफ चाहिए, मैं ह्यूमन होने के नाते मुझे इक्वालिटी का अधिकार चाहिए। ठीक बात है, आई बात समझ में? अब ऐसे कुछ मेरे पास बेसिक अधिकार हैं जो मुझसे कोई नहीं ले सकता है, ये मेरे ह्यूमन राइट्स हैं। अब ये ऐसे जो राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा, राइट्स टेस्ट, ठीक बात है। नाउ एसेंस ऑफ राइट्स टेस्ट, दे चेक द प्रोसीजर कि जो राइट्स हैं, जो अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट कितना घातक है, वो अमेंडमेंट, इसका इंपैक्ट, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, वो इन राइट्स पे कैसा चल रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट, ऐसे, बस ये देखना है आपको। ठीक है, ये दो तरीके से आप चेक करोगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो अगर आपको उसको आपको चेक करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी वैलिडिटी कैसी है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। पहली बात तो चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट, और चेक कैसे करेगा? ऐसे दो हमारे पास टेस्ट हैं, राइट्स टेस्ट भी है और एसेंस ऑफ राइट्स टेस्ट भी है। नाम सिमिलर हैं, इनकी वर्डिंग भी सिमिलर लग रही है, पर दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। समझ में आई बात? क्या है नेचर? कि एक में बात हो रही है ऐसे कुछ मौलिक, मूलभूत, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमारे पास जो हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, और ये इन राइट्स पे अगर कुछ आंच आएगी, राइट्स टेस्ट कहलाएगा वो। ठीक बात है। यहां पे एसेंस ऑफ राइट्स में कि इन राइट्स पे आंच आ कैसे रही है, क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या मंशा है, जो एक्ट आया है ऊपर, जो लाया गया है, जिसको चेक करना है, क्या है उसका इलाज। तो यहां पे हमारा, इसके बाद आएंगे दो ऐसे छोटे और पॉइंट हैं। उसके बाद बोला गया कि अगर संविधान के किसी भी 9th शेड्यूल में किसी भी किसी कानून की अगर वैलिडिटी चेक करनी है और वो चेक हो चुकी है, वो वैलिडिटी को हमने बोल दिया कि हाँ ये वैलिड है जो कानून आया हुआ है, देन दैट मीन्स
कि अब उसको दोबारा कभी ऐसे चैलेंज मत करो बार बार, देन इट वुड नॉट बी ओपन टू चैलेंज सच लॉ अगेन ऑन द प्रिंसिपल्स बाय दिस जजमेंट। अब अगर बोल दिया यार कि 9 शेड्यूल में पड़ा हुआ कोई एक्ट है 282 में से, हमने उस पे से एक बार उसको उठाया, हमने देखा कि हाँ ये एक्ट जो है ये एक्ट ठीक है, इसको जाने दो, जाओ चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है वो। फिर जब वो एक्ट एक बार निर्धारित हो गया कि ये सही है, फिर उसके बाद उस एक्ट को बार बार उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आप नहीं उठा सकते हो, देन इट वुड नॉट बी ओपन टू चैलेंज, देन ये ऐसे किसी लॉ को बाद में नहीं उठाओगे ऑन द प्रिंसिपल्स बाय दिस जजमेंट। हाउएवर, लेकिन इफ अ लॉ हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ राइट्स अंडर पार्ट 3 इज सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड, ये अगर चालाकी ज्यादा दिखाई गई कि हमने बोल दिया है कि ये लॉ जो है इनवैलिड है, कोई मान लो सरकार एक्ट लेके आई, ये एक्ट है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ इधर दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट ने देखा नो नहीं चलेगा, फेंक दिया। उसके बाद अगर वो नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर सरकार ने कहा अरे हम तो लेके आए थे, पास करा के ले आए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलेगी हाँ तो लेकिन इनवैलिड है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट, फिर पार्लियामेंट ने बोला कि एक काम कर रहे हैं हम इसको डाल रहे हैं संविधान के 9 शेड्यूल में। अरे यार ऐसे कैसे डाल दोगे, अभी हमने मना किया है, वो नहीं है संविधान में जाने लायक, संविधान के लायक नहीं है, उसको ऐसे डाल दोगे। देन इफ अ लॉ हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ राइट्स अंडर पार्ट 3 is subsequently placed in 9 schedule after 24 April 1973, such a violation shall be open to attack। इस पे काम किया जाएगा and on the grounds that it destroys or damages the basic structure doctrine, कि ये तो आपने अनीति कर दी, ये तो आपने अनर्थी कर दिया। जब हमने मना किया है कि वो एक्ट खराब है, उस एक्ट का प्रोविजन अच्छे नहीं है, वो एक्ट जो है संवैधानिक नहीं है, और आपने उठा के 9 शेड्यूल में डाल दिया उसको, नहीं ये नहीं चलेगा। एज इंडिकेटेड इन आर्टिकल 21 रेड विद आर्टिकल 14 एंड 19, दैट इज अवर गोल्डन ट्राइंगल। यही हमारा गोल्डन ट्राइंगल, पता है ना हमारे संविधान का, फिर ये हमारे हार्ट एंड टीथ है हमारे संविधान के। तो एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग देम, ठीक है। अगर आप ये सब पढ़ रहे हो दोनों तीनों आर्टिकल, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्ट इलीगल है, अपने आप समझ में आ जाएगा। 14, 19, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक लास्ट, एक्शंस टेकन एंड ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज्ड, जो भी हुए हैं कोई ऐसे एक्ट की वजह से जो एक्ट जो है जो डाउटफुल है, इम्प्यूग्ड माने डाउटफुल यानी डिस्प्यूट वाला, जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, या डिस्प्यूटेड या डाउटफुल। तो अगर कोई एक्ट के ऊपर कुछ चर्चा हो रही है और पता है कि ये एक्ट टिकने वाला नहीं है, या ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट और ये एक्ट जो है ये वहाँ जाके लड़खड़ा जाएगा, ये वहाँ एक्ट टिक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो अगर उस एक्ट के तहत कोई एक्शन लिया गया होगा या कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा फाइनलाइज उसी एक्ट की वजह से, जो एक्ट डाउटफुल है, देन दे आर नॉट सपोज टू बी ओपन टू बी चैलेंज्ड, कि इनको फिर आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, गए तो गए, अब हो गया तो हो गया। पहले उस एक्ट को पढ़ लो, एक्ट का अगर खराब है तो उस दिन से उसको खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। फिर उस एक्ट की वजह से अगर कुछ ऐसे कदम उठ चुके होंगे, अब भूल जाओ उन्हें, ठीक है। बस ये बोला गया IR कोएलो केस में। ये वो सारे ऐसे अमेंडमेंट थे जिनकी वजह से 9 शेड्यूल में हमारे सामान डलने शुरू हुए हैं, जो हमारे मसाला था, जो नंबर ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9 शेड्यूल। तो कैसे कैसे हुआ, पहले अमेंडमेंट की वजह से जोड़े गए 13, शुरू में पहले ही दिन, जब पहले दिन अमेंडमेंट आया, 9 शेड्यूल आया, 31B आया, और फर्स्ट अमेंडमेंट की वजह से आया 13। फिर अगली बार जोड़े गए 7, फिर 44, फिर 2, फिर अब 24 अप्रैल 1973 हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद जो 34th अमेंडमेंट एक्ट आया है 74 में, उससे 20 जोड़े गए, फिर 38, 64, 14, 55, 1, 27, आखिरी में लास्ट ले जाके 95 में। इन सारे अमेंडमेंट्स के तहत हमारे पास कुल मिला के अब आज 282 एंट्रीज हो गई हैं, 282। नंबरिंग भले 284 है, 3 एंट्री गायब कर दी गई हैं, एक एंट्री को बोला गया है XYZA, ठीक है, ए माने अमेंडमेंट के तहत वो आई गई है। सो यहां पे चैप्टर हो रहा है खत्म। अब इस चैप्टर के पीछे चलते हैं उन क्वेश्चंस के पास। मुझे 2 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे, जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, बस यही बता दो, आप इतना ही बता दो अगर इतना पढ़ चुके हो तो। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। वेल, सीम्स लाइक इट, करेक्ट लग रहा है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसको हल्का सा मार्क कर लेते हैं। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज एनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स, शायद ये भी हो सकता है, लिख लेते हैं इसको भी। तीसरा, जुडिशरी की पावर
टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट है, बिफोर दे आर असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति जी की मोहर के पहले जब वो बिल है, जब वो एक्ट है ही नहीं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनेगा, कैसे सुन लेगा भाई, नहीं सुन सकता। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ये तो हमें पता लग गई ना, ये इनसे ना हो पाएगा। चौथी स्टेटमेंट, जुडिशरी की पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, क्या ये हो सकता है, लग रहा है क्या, नहीं, ये जुडिशरी की कोई और पावर है। जुडिशरी की एक और पावर होती है, याद आई, रिव्यू जुरिस्डिक्शन, वो अपने आप से रिव्यू करते हैं, नहीं तो वो लेकिन अपने जजमेंट्स के ऊपर नहीं हो रही। जुडिशियल रिव्यू माने न्यायिक समीक्षा, यही लिखा है, लो लिख ही दिया। अब मुझे लग रहा है ये गलत है, पहली दो स्टेटमेंट में से कोई एक आंसर है। अब पॉइंट कहां अड़ रहा है, पॉइंट अड़ रहा है सारे लॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लॉज की विजडम, ये चेक करना है मुझे। जुडिशली, हमारी इंडिया की जुडिशरी का रोल क्या होना चाहिए, कि अभी तक इतनी देर से आदित्य सर यही चीखते रहे कि जुडिशरी की पावर है जुडिशियल रिव्यू के तहत टू चेक द संवैधानिकता, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, नॉट विजडम, कि हमारा लॉ जो है वो रीजनेबल है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, वो नहीं है। हमारा जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो पावर है, दैट इज टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, क्या वो संविधान के साथ है कि नहीं, क्या वो संविधान की कॉन्फॉर्मिटी में है कि नहीं, बस ये हमको चेक करना है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन मॉडरेटली डिफिकल्ट है। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है कि भाई जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सरकार के किसी भी एक्ट को, किसी भी एक्शन को जुडिशरी उठा के देखेगी कि ना 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 ये संविधान के साथ नहीं है, सॉरी, और संविधान के इंटरप्रेटर खाली हमें, तो हम ही बता सकते हैं बस। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आप अब तक आंसर दे दोगे इसका, और अगर दे चुके होगे तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो संविधान है ये अपना खुद का स्ट्रक्चर, अपना खुद का संरचना बता रहा है थ्रू दीज प्रोविजंस। ये जो प्रोविजंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी। दूसरी स्टेटमेंट है जो संविधान है इट प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ ऑन विच द संविधान इज बेस्ड। क्या लग रहा है आपको आंसर, क्या स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, कोई तो बोलो हां जी नहीं। जो संविधान की जो स्ट्रक्चर है वो दिया किसने है, क्या संविधान ने दिया है, नहीं, जुडिशरी ने दिया है, अप्रैल 24 को दिया है, 1973 को दिया है, ठीक बात है। सबसे बड़ा लैंडमार्क केस हमारी जुडिशरी का अब तक का केशवानंद भारती केस, वहां से आया है हमारा स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, जिसके तहत बताया गया है कि जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसमें फेडरलिज्म होना चाहिए, उसमें सेकुलरिज्म होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, प्रीएम्बल उसका पार्ट है, सब कुछ, ठीक बात है। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो संविधान है डज इट प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू, है, नो, नो, संविधान डज नॉट। संविधान में कई प्रोविजन हैं जो ये दिखाते हैं कि हाँ जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है, पर संविधान ने कहीं लिख के भी नहीं दिया जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, नाइदर 1 नॉर 2, नो स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट नहीं है, और दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत हो गई। सो विद दैट हमारा ये चैप्टर यहां क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशरी के आगे चलेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके, ठीक है। सो तब तक के लिए यू स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, गुड लक।